हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लिमरा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए स्टूडेंट आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट कूलम्ब्स लॉ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए। कूलम्ब्स लॉ, ठीक, बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब, ठीक। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टू स्मॉल चार्ज स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेजर किया था। टू स्मॉल स्फीयर चार्ज के बीच में स्टूडेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेजर किया था। क्या मेजर किया था? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस, ठीक। टॉर्जन बैलेंस स्टूडेंट एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेंसिटिव फोर्स को क्या करती है? मेजर करती है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने एक फिजिक्स में एक लॉ दिया, अपने ही नाम से दिया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। अच्छा, इस लॉ में उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, ठीक, जो हम एक एक करके जानते हैं। चलिए देखिए, पहली चीज उन्होंने जो इस लॉ में बताई, ठीक, कि ये लॉ जो है, ये चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब का ये जो कूलम्ब लॉ है, बेसिकली ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक। लाइन चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है स्टूडेंट। अच्छा, पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखिए, पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं स्टूडेंट जो एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो। ऐसे चार्ज जो सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कहते हैं पॉइंट चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल। इसकी कोई डिफिनेशन फिक्स नहीं है, ठीक, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ठीक। अब जैसे मैं ये बात कहूं, ये आप पूरा स्टूडेंट बोर्ड देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर ये बोर्ड कंडक्टिंग होगा और इस कंडक्टिंग में एलिमेंट पे आप अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज अगर आप पुट भी करेंगे, ये चार्ज क्या होगा? और भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करेगा और पूरी तरीके से इस पूरे बोर्ड पे चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब ये पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस बोर्ड पे, ठीक, पॉइंट चार्ज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक। अब इस चार्ज ने पूरी एक एरिया क्या कर ली है? कवर कर ली है, ठीक। पॉइंट चार्ज सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल होता है, ठीक। लेकिन कूलम्ब्स लॉ सिर्फ वैलिड पॉइंट चार्ज के लिए है। अच्छा, ऐसा इसलिए है पॉइंट चार्ज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो कैलकुलेशन हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन हो, वो इजी हो सके। चलिए स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने कूलम्ब लॉ में क्या क्या बातें कही थी। चलिए स्टूडेंट देखिए, उन्होंने पहली चीज ये बताई। पहले चीज तो हम चार्ज ले लेते हैं स्टूडेंट, दो चार्ज ले लिया, ठीक। अच्छा, दोनों चार्ज हमने सेम नेचर के ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव ले लिया, ठीक। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फंडामेंटल लॉ है बेसिकली यही है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम नेचर के हैं, इसलिए इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक। अच्छा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। अब कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इन दो चार्ज के बीच में, इन दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, अच्छा, ये दोनों चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, ठीक, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक। इसलिए चार्ज जो होना चाहिए वो स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट, पहली चीज जो उन्होंने कही थी, इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, ठीक। मतलब कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कही थी स्टूडेंट उन्होंने कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दो चार्ज के बीच में होगा, वो डिपेंड करेगा उनके बीच की दूरी, उनके बीच का जो सेपरेशन हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, डिपेंड कैसे करता है? उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन होता है, ठीक, जो गैप होता है या जो डिस्टेंस होती है, जैसा हम मानते हैं यहाँ पे r डिस्टेंस है, ठीक, तो फोर्स जो होगा उस डिस्टेंस के क्या होगा?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा स्टूडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर। ठीक, f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब इन दो कंक्लूजन को हम कंबाइन करेंगे। ठीक, जो कि आएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q1 इंटू q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अब दो चार्ज, ठीक, दो चार्ज के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा, अगर आप उनके बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक स्टूडेंट, उनके बीच की दूरी को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं और इन दोनों चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच में क्या करेगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर इन दोनों चार्ज की वैल्यू आप फिक्स रखते हैं और इनके बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होगा, और दूरी कम करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है हमें, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए स्टूडेंट उन्होंने एक कांस्टेंट टर्म यूज़ किया जिसको k से एब्रीवेट किया, k से एब्रीवेट किया, k q1 q2/r स्क्वायर। ठीक, और उन्होंने कहा k यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, और उस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने बताई, k की वैल्यू जो है 1/4πε0। ठीक, ये होती है। देखिए अब ये कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं स्टूडेंट। ठीक, क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी विथ मीडियम, अलग अलग मीडियम में k की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक, जैसा कि आप क्लास 11 में पढ़े होंगे स्टूडेंट कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसका जो फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F = Gm1m2/r स्क्वायर। ठीक, वेयर G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स ही है। ठीक, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो k की वैल्यू है स्टूडेंट वो फिक्स नहीं होती है, वो मीडियम वाइज क्या करती है, वेरी करती रहती है। अच्छा, क्यों वेरी करती रहती है, देखिए क्योंकि k की वैल्यू उन्होंने बताई क्या है, 1/4πε0। ठीक, अच्छा ये ε0 क्या है स्टूडेंट, ε0 जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, अब ये परमिटिविटी क्या होती है, देखिए परमिटिविटी मीडियम की एक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, जितने भी मीडियम है उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है परमिटिविटी। जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरीके से अलग अलग मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी होती है। अच्छा, ये जो परमिटिविटी जो प्रॉपर्टीज होती है अलग मीडियम की, वो क्या करती है बेसिकली, उस मीडियम में दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसको मेजर करती है। ठीक, उसको मेजर करने में काम आती है। अच्छा, अब देखिए अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी, इसलिए अलग अलग मीडियम में जो k की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, इसीलिए k की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक, कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। ठीक, चलिए स्टूडेंट हम पहुंच गए थे कहां तक, F = k q1 q2/r स्क्वायर, वेयर k = 1/4πε0 q1 q2/r स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, अच्छा ये चीज़ बताई। अच्छा, फिर कुलाम्स ने ये बताया कि ये जो वैल्यू होती है k की, वो इन एयर इन वैक्यूम में जो होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक, अब यहाँ से हम यूनिट k की निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब ये r स्क्वायर है, मीटर में मेजर किया जाता है, इस तरफ आएगा तो क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम का स्क्वायर, नीचे आ गया इस तरफ तो c⁻²। ठीक, ये k की यूनिट हो गई। ये किसके लिए, फॉर एयर। ठीक, वैक्यूम मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए। ठीक, अच्छा अगर वाटर की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक, कोई और अदर मीडियम ले लेंगे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अच्छा, अब देखिए जो परमिटिविटी होती है एयर की, उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 8.854 × 10⁻12। ठीक, चलिए अब इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, आपको पता है k = क्या हो रहा है, 1/4πε0, यही वैल्यू होती है। तो ε0 क्या हो जाएगा, 1/4πk। ठीक, अच्छा कांस्टेंट की कोई यूनिट तो होगी नहीं स्टूडेंट,
ठीक। के की यूनिट मतलब कि के की रेसिप्रोकल जो यूनिट होगी वो बेसिकली किसकी होगी, परमिटिविटी की होगी। ठीक, तो यहाँ से क्या है, न्यूटन अगर पॉजिटिव में है तो माइनस कर दीजिए, मीटर पॉजिटिव में है पावर में तो माइनस कर दीजिए, और ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव। तो न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 सी की पावर 2। ठीक, चलिए स्टूडेंट, ठीक स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक, इसका मतलब कि ये फोर्स तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा उनके बीच में जो गैप है, जो दूरी है, जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है उस पे, और तीसरी चीज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे। ठीक, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू स्टूडेंट वो हमने जानित किया है 8.854 × 10⁻12। ठीक, अच्छा, इनकी जो यूनिट थी स्टूडेंट वो क्या थी, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन माइनस इनवर्स मीटर माइनस 2। ठीक, अच्छा, एक यूनिट और होती है परमिटिविटी की स्टूडेंट, वो होती है फराड मीटर इनवर्स, फराड मीटर इनवर्स। ठीक, फराड मीटर इनवर्स। ठीक, बेसिकली ये एसआई यूनिट है, ये वाली एसआई यूनिट है। ठीक, और एक यूनिट और होती है फराड मीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब स्टूडेंट हम जो चीज़ पर देखेंगे वो देखेंगे कि एनालॉगस प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की एनालॉगस प्रॉपर्टी देखेंगे किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम F3 से एब्रीवेट कर देते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है स्टूडेंट, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बेसिकली वो टू मास बॉडी के बीच में लगता है। ठीक, टू मास बॉडी के बीच में लगता है। चलिए एक बॉडी ले ली जिसका मास m1 था, और दूसरी बॉडी ले ली जिसका मास क्या था, m2 था स्टूडेंट। ठीक, अच्छा, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है G × m1 m2/r²। क्लास 11 में आपने ये स्टूडेंट पढ़ा था। ठीक, अच्छा, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कुछ सिमिलरिटी भी है, ठीक, और कुछ डिसिमिलरिटी भी है। ठीक, अच्छा, सिमिलरिटी क्या है स्टूडेंट, वो चीज़ हम पहली चीज़ देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक स्टूडेंट, दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं। दोनों ही, पहली चीज़ जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी जो है स्टूडेंट, सिमिलरिटी बिटवीन Fg एंड Fe। ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में जो चीज़ें कॉमन है स्टूडेंट, पहली चीज़ है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स। दोनों ही कैसे फोर्स हैं स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स। अच्छा, सेंट्रल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, देखिए वो फोर्स जो बॉडी के सेंटर पे एग्जर्ट करते हैं, बॉडी के सेंटर पे एग्जर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स स्टूडेंट। ठीक, अब ये देखिए दोनों फोर्स जो है, चलिए अगर इस पर अगर हम फोर्स देखें Q1 पे, तो ये फोर्स कुछ यूँ आएगा F1 2। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, इस पे ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पे, ठीक, किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है। ठीक, अच्छा, ये भी पॉजिटिव लेते हैं, तो फोर्स जो होगा कैसे नेचर का होगा, रिपल्सन नेचर का होगा, रिपल्सिव होगा। ये हो जाएगा F21। ठीक, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए दोनों फोर्स क्या है स्टूडेंट, दोनों फोर्स क्या है, बेसिकली दोनों फोर्स क्या है, सेंटर पे लग रहे हैं। इस चार्ज के क्या लग रहे हैं, सेंटर पे लग रहे हैं। ठीक, ये जो लाइन है जो सेंटर से इनके गुजर रही है, ठीक, उसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स में भी यही चीज होती है। जो ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच में लगेगा स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा Fg, वो भी क्या होगा, ठीक, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, वो लाइन जो सेंटर से गुजर रही हो। तो स्टूडेंट जो पहली सिमिलरिटी है वो क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ठीक, अच्छा, जो दूसरी सिमिलरिटी है स्टूडेंट, जो दूसरी सिमिलरिटी है इसमें वो क्या है कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशन फोर्स की जो यूनिट होती है स्टूडेंट Km1 m2/r²। ठीक, तो देखिए दोनों फोर्स जो हैं वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक,
उन दो बॉडी के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, दोनों फोर्स देखिए स्टूडेंट, चाहे आपका इलेक्ट्रिक हो चाहे आपका ग्रेविटेशन हो, इसलिए दोनों क्या है, दोनों फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो सिमिलरिटी स्टूडेंट कि ये जो दोनों फोर्स हैं बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 को होता है, इसी तरीके से आपका ग्रेविटेशन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के, M1 M2। ठीक, यहाँ पे मास के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो उन दो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स मेजर कर रहे हैं तो उन दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अच्छा, तो तीसरा जो है स्टूडेंट, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखे M1 M2 एंड Q1 Q2। ये तीन सिमिलरिटी हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इनके बीच में डिसिमिलरिटी। जो पहली डिसिमिलरिटी देखते हैं दोनों के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन। देखिए पहली जो डिसिमिलरिटी स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकते हैं, रिपल्सिव नेचर भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। यही पहली डिसिमिलरिटी इसकी। ठीक स्टूडेंट, क्या पहली क्या हुई, ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक, सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का हो सकते हैं। लेकिन वहीं वाइल इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, डिफरेंस है स्टूडेंट। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है मीडियम पे, क्यों, क्योंकि परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, लेकिन वहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशन फोर्स स्टूडेंट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ जो जी की वैल्यू है यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी। ठीक, अगर दो मास को आप एयर में रखते हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, फिर उन्हीं दो मास को आप वाटर में रख दें या किसी अदर मीडियम में रख दें, तो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों मीडियम में क्या आएगा, सेम आएगा उन दो मास के बीच में। ठीक, अच्छा, अगर आप दो चार्ज लेते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं इन द एयर, और फिर उन्हीं दो चार्ज को आप उठा के पानी में डाल दीजिए और फिर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करिए, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी है वो क्या है, अलग है कंपेयर मीडियम, एयर मीडियम के। ठीक, वैक्यूम मीडियम की कंपेयर वाटर की जो परमिटिविटी है वो अलग होती है जी। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, दो डिसिमिलरिटी हमने देख ली थी स्टूडेंट, अब हम तीसरी देखते हैं। ठीक, अच्छा, तीसरी जो डिसिमिलरिटी है स्टूडेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्टूडेंट वो ज़्यादा स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। इसका मतलब इफ E इज़ ग्रेटर देन एफ जी। ठीक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, चलिए, अच्छा अभी हम देखेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक, एक प्रोटॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर ये चीज़ देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट। ठीक, जैसा कि आपने पढ़ा है, दो चार्ज के बीच में, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप जाहिर सी बात है आप मुझे आंसर देंगे कि रिपल्सिव फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं चार्ज है तो उनके पास मास है। ठीक, चार्ज है तो उनके पास मास है। अब जब मास है, अगर मैं आपसे अब सिर्फ ये बात कहूँ कि कोई दो बॉडी है, ठीक, जिनके पास मास है, अब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस नेचर का होगा, तो अब हम मुझे आंसर देंगे कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, अगर दो चार्ज है उनके पास मास है, दो सेम चार्ज उनके पास मास है, लेकिन जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का लग रहा है। ठीक स्टूडेंट, अट्रैक्टिव नेचर क्यों नहीं लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो ड्यू टू ग्रेविटेशन लगना चाहिए वो कहाँ चला गया।
ठीक, क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, जो ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट को क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है। ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि इनके जो मास है वो बहुत ही कम है। ठीक, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा कम लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा चार्ज की वजह से। ठीक, पूरी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स पे डोमिनेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए जैसे देखिए इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स Fe, ठीक, और इस पे भी लग रहा है F। ठीक स्टूडेंट, अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स जो लगते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, यहाँ पे लगते हैं Fg। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ये दो चार्ज के बीच में हमेशा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये फोर्स जो है उसका नेचर जो होगा वो हमेशा रिपल्सिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम ये चीज़ देखेंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स is greater than gravitation force। चलिए देखिए हम सपोज कर लेते हैं एक चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, और एक चार्ज जो ले लिया प्रोटॉन का ले लिया। ठीक स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अच्छा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो बेसिकली अट्रैक्शन नेचर होगा। ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज जो हैं वो अलग अलग नेचर के, अपोजिट नेचर के हैं। ठीक, चलिए Fe यहाँ लग रहा। चलिए अब हम पहले तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। चलिए अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी Fe जो होगा वो बेसिकली होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए अब अच्छा ये जो दो चार्ज रखे हैं हम ये चीज़ सपोज करेंगे ये दोनों चार्ज जो हैं वो एयर मीडियम में, वैक्यूम में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जिसकी वजह से इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹। अच्छा Q1 जो चार्ज है स्टूडेंट वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻19। ठीक, अच्छा Q2 जो है वो क्या है, प्रोटॉन है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, सेम मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻19। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक स्टूडेंट, अच्छा हम ये सपोज करते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आगे स्टूडेंट 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, पॉजिटिव माइनस साइन, माइनस हम इस तरफ ले ले रहे हैं। ठीक, पॉजिटिव माइनस माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस बाई R स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब इन दो चार्ज के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स भी निकालते हैं। ठीक, अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक, फार्मूला लगा के Fg = क्या होता है G × m1 m2 बाई R स्क्वायर। ठीक, अच्छा मास ऑफ यहाँ पर m1 की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को चुना है और प्रोटॉन को चुना है तो मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, यहाँ पे तो चार्ज तो सेम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है स्टूडेंट वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, अप्रॉक्स इतना ही होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है स्टूडेंट, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जो G की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो क्या होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक, यहाँ से यूनिट देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अच्छा इस फार्मूले में जो हम पुट करेंगे, ठीक, 6.67 × 10⁻11, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 डिवाइड बाई R स्क्वायर।
ठीक, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करिए सेकंड से, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करिए सेकंड से, ठीक। तो क्या आ जाएगा, एफ ई बाई एफ जी जो होगी, एफ ई बाई एफ जी, एफ ई जो था 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर वाला जो टर्म होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ये कास्ट वाला टर्म 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 और उसके साथ साथ मास वाला टर्म 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, ठीक है। अच्छा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ ई बाई एफ जी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, एफ ई बाई एफ जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.27 इंटू 10 टू पावर 39, ठीक। इन दो फोर्स का जो रेशियो आएगा स्टूडेंट 2.27 इंटू 10 टू पावर 39, ठीक। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर ग्रेविटेशन फोर्स के, 10 टू पावर 39 एफ जी, ठीक स्टूडेंट। अच्छा ये जो रेशियो निकला है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकला है, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रॉन के बीच में भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन के बीच में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। लेकिन हर एक केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा आएगा कंपेयर ग्रेविटेशन फोर्स के, ठीक। बहुत ही ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम ये देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक। क्योंकि फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए दो चार्ज ले लिया हमने, एक Q1 एक Q2, Q1 Q2, ठीक। अच्छा दोनों हमने सेम चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा अब इस पे जो फोर्स लगेगा 2 चार्ज की वजह से वो क्या होगा, F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ठीक, ड्यू टू 1। फोर्स रिपल्सिव नेचर के होंगे। अच्छा इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं R12, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। चलो अब देखिए अगर हमें F12 लिखना हो स्टूडेंट, F12 क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर, R12 की यूनिट वेक्टर, ठीक। अच्छा अब ये R12 का यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं R12 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R12, ठीक स्टूडेंट। अच्छा अब ये R12 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम चले इस तरफ से, हम चले यहाँ से 2 से 1 की तरफ, तो 1 क्या होगी यहाँ पे फाइनल पोजीशन होगी R1 माइनस इनिशियल पोजीशन R2, ठीक। इसी तरीके से मॉड ऑफ R12 को भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको लिख देते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक। यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, R12 बाई मॉड ऑफ R12, ठीक स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट हम ऊपर लिखते हैं F12 वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इन कूलम्ब इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म Q1 Q2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा R12 क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, R1 माइनस R2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसी तरीके से ये लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक। चलिए अब ये दोनों कंबाइन होंगे, पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पावर हो जाएगी 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ठीक स्टूडेंट, R1 माइनस R2। ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट बेसिकली क्या हो गया, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म,
कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से आप F21 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, F21 भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा F21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F21 जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R, ठीक, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। अच्छा अभी यहाँ दोनों फोर्स देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से दोनों फोर्स जो देखेंगे F12 जो होगा वो बराबर होगा माइनस F21, ठीक स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से हम अगर माइनस साइन लेंगे, माइनस बाहर आएगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखें, अब माइनस बाहर लेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक। और ये मॉड में है, ये मॉड में है, इसलिए माइनस प्लस की दिक्कत नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वैल्यू मॉड में होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक स्टूडेंट। अच्छा F12 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस F21, ठीक। अच्छा अब वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए वेक्टर फॉर्म हमें ये इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स हैं, जो फोर्स लग रहे हैं एक चार्ज से दूसरी चार्ज पे, दूसरे चार्ज से दूसरे चार्ज पे, वो फोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही बात ना। और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये फोर्स कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, क्योंकि चार्ज के सेंटर पे लगते हैं, चार्ज के सेंटर पे लगते हैं, ठीक। ये 1 चार्ज, ये 2, ये Q1, ये Q2, ठीक स्टूडेंट। अब जो इस पे F12 लगेगा वो सेंटर पे लगेगा, ठीक, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, ना कि फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक, ना चार्ज आपका इस तरफ जाएगा, सिर्फ मोशन क्या करेगा, चार्ज आपका उसी लाइन के अलोंग मोशन करेगा, क्योंकि इस चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। चलिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो फोर्स होते हैं, ये जो दो फोर्स लगते हैं एक चार्ज पे दूसरे चार्ज पे, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ, चलिए स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेक्चर जो होगा स्टूडेंट वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और बहुत सारे कूलाम्स के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, और इस पूरे लेक्चर की जो आपको नोट्स मिल जाएगी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक।